बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। और मैं जल्दी जल्दी आप दोस्तों के कुछ 4-5 सवालात जो हैं उनका मैं जवाब देता जाऊं। ये पहला सवाल है कोई मिस्टर, ये क्या नाम है जी, बादल, इन्होंने स्टार्ट बड़ा अच्छा लिखा है जी और बड़ा मज़ा आया। बल्कि इनकी लाइन से जो है वो मुझे जरदारी साहब जो हैं वो याद आ गए। इन्होंने कहा जी कि सलाम जनाब, इफ़ यू प्लीज़ लेट मी से, कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कहना चाहता हूँ, एक बारी सब वकीलों पे भारी। ठीक है, जैसे वो जरदारी साहब को कहते थे ना, एक जरदारी सब पे भारी। तो इन्होंने कहा जी कि एक बारी सब वकीलों पे भारी। अरे क्या बात है जी। शुक्रिया आपका। और आपका जो आगे सवाल है, बेसिकली आपने बच्चे की नेशनैलिटी के हवाले से पूछा है और उसमें मेन इसका मैं शॉर्ट आंसर आपको ये दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आप अपना लीगल एडवाइस लीजिएगा और अपनी तमाम सरकमस्टांसिस डिस्कस कीजिएगा। लेकिन इन शॉर्ट ये है, अगर किसी का कोई बच्चा जो है उसके ब्रिटिश पासपोर्ट मिलने के बाद पैदा होता है या उसके इंडेफिनेट लीव टू रिमेन मिलने के बाद पैदा होता है, आईएलआर लेने के बाद पैदा होता है, सेटलमेंट के बाद पैदा होता है, सो देन जो है वो बच्चा ऑटोमेटिकली जो है वो ब्रिटिश होगा। लेकिन अगर किसी का बच्चा जो है वो उसकी सेटलमेंट से पहले पैदा हो गया, उसकी नेशनैलिटी से पहले पैदा हो गया, उसकी नेचुरलाइजेशन से पहले पैदा हो गया, तो उसका स्टेटस जो है वो वही होगा जो उसका बाप का या माँ का जो उससे पहले का था। एक तो ये है कि जैसे आपने मेंशन किया, आप उस सिचुएशन के मुताबिक जो है वो बच्चा जो है वो ब्रिटिश नहीं होगा। लेकिन क्या वो इस वक्त वो बच्चा कहाँ पे है? यूके में है, यूके के बाहर से है। अब आप उसको कौन से वीज़े पे यहाँ पे बुलवा सकते हैं, उसको कैसे उसकी सेटलमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं, उसके लिए यू नीड अ प्रॉपर लीगल एडवाइस जो है। जब तक आपके सरकमस्टांसिस का पता नहीं चलेगा, कोई भी शख्स जो है वो आपको प्रॉपर एडवाइस नहीं कर पाएगा। अच्छा, ये सेकंड किसी का सवाल है जी, 4 घंटे पहले उन्होंने यूट्यूब के चैनल पे भेजा है, हाउ टू गेट अपॉइंटमेंट सर, आई वांट टू सी यू। अपॉइंटमेंट का ये है जी कि हमारा ये जो नंबर है, अगर आप इसी यूट्यूब जहाँ पे आपने मैसेज भेजा है उसके आप प्रोफाइल पेज की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे हमारे ऑफिस का नंबर जो है वो लिखा हुआ है, 01274924986 जो है वो नंबर है। उस नंबर पे आप कॉल करेंगे मंडे टू फ्राइडे 9:30 AM से लेके 5:30 PM यूके टाइम के दरमियान जो है, और फिर वो आप अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर सकते हैं, चाहे ऑफिस की हो या जो फ़ोन की हो। लेकिन हम लोग जो है वो फीस चार्ज करते हैं, लेकिन यू आर मोस्ट वेलकम आप अगर अपॉइंटमेंट के बाद ऑफिस तशरीफ लाना चाहते हैं तो। हेलो सर, आई वांट टू आस्क इफ इमिग्रेशन ऑफिसर catch illegal employer in off license store, can that person still be able to apply for a license, and if able, how much chances? Please reply, it would be gratefully appreciated। नंबर एक तो ये है कि आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक जो है लीगल एडवाइस लीजिएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा होता हूँ। आपने कहा जी कि नंबर एक तो ये है कि एम्प्लॉयर जो है, छापा पड़ा, रेड हुई इमिग्रेशन का, वहां पे जो है वो पकड़े गए साहब जो हैं। उसके बाद जो है क्या उनको फाइन हुआ, जुर्माना हुआ? नंबर वन, कितना जुर्माना हुआ? क्या वो उन्होंने जो है वो पहली मर्तबा ऐसा काम किया था या वो आदी हैं? वो कई लोग होते हैं ना, हम तो जिस शहर में गए अपनी दास्तान छोड़ आए। वो कई लोग आशिक मिजाज होते हैं ना जी, वो जिथे जान, जेड़े कंट्री जान, उथे जाके इश्क ਦਾ ਜਿਹੜਾ ना जी वो अपना बीज बो देंगे ने, या जिथे जिस शहर से जाएंगे सो वहाँ पे जो है उन्होंने हर शहर से एक मशूक रखी होती है। इसलिए वो किसी शायर ने उसी हवाले से लिखा था, हम तो जिस शहर में गए दास्तान छोड़ आए। कई लोग दास्तानें छोड़ते हैं ना। इसमें यह है, आपने देखना है कि ये साहब ने जो है दास्तानें अपनी कितनी की छोड़ी हुई हैं, कितना का क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनका। लेकिन इस तरह की सिचुएशन में नॉर्मली स्पॉन्सर लाइसेंस नहीं मिलता, लेकिन लोग जो हैं वो ढूंढने वाले जो हैं वो ढूंढ ही लेते हैं कोई ना कोई रास्ता जो है। इसलिए वो जब अगर उन्होंने सोच लिया कि मैंने रास्ता कोई ढूंढना है और स्पॉन्सर लाइसेंस लेना है, तो वो कोई ना कोई रास्ता तो माधुरी जी करती थी ना, तो वो वाला ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। हाउ कैन आई कन्वर्ट माई स्टडी वीजा टू वर्क वीजा? जो है भाई साहब ने पूछा है कि मैं अपना स्टडी का जो है वीज़ा जो है वर्क वीज़ा में कैसे स्विच कर सकता हूं। बहुत आसान है जी, स्टडी से वर्क वीज़ा में स्विच करना।
अपनी कंप्लाइंस पूरी कीजिए, अपनी स्टडी मुकम्मल कीजिए। जब आप स्टडी कर लेंगे तो या फिर आप PSW लीजिए या वर्क वीज़ा लीजिए। इसके अलावा आपके पास या कंट्री लीव कीजिए, वापस जाएं, तो फिर आप वर्क वीज़ा पे आ सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट जो है वो वर्क वीज़ा के ऊपर अब स्विच नहीं हो सकता आफ्टर 17 जुलाई 3 PM के बाद जो है। चूंकि लॉ में चेंजेस आ चुकी हुई हैं, जब तक आप अपनी कंप्लायंस पूरी नहीं करेंगे आप जो है वो अब स्विच नहीं कर सकते हैं जी। सर, आई केम UK ऑन अ स्टूडेंट वीजा, देन आई क्लेम्ड असाइलम, आई डिडंट कंप्लीट माय डिग्री, नाउ इज इट पॉसिबल टू विदड्रॉ द असाइलम एंड गो एज अ डिपेंडेंट वाइल इज इन अ UK? थैंक्स। क्या आप डिपेंडेंट जिनके होना चाहते हैं उनका स्टेटस क्या है? क्या वो ब्रिटिश हैं? क्या वो ILR होल्डर है? क्या वो उनके पास सेटलमेंट है? दैट्स द क्वेश्चन मार्क कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है देन द आंसर इज यस। अगर आपके माइंड में ये है कि मैं स्टूडेंट, मैंने असाइलम किया, जिनके साथ अब मुझे कन्वर्ट होना चाह रहा हूं वो भी स्टूडेंट, तो देन आंसर इज नो। ये एविडेंस ऑन डोमेस्टिक अब्यूज के ऊपर भी वीडियो बनाइएगा। चलिए, ये आज की जो ये इसका जो बाकी टाइम है 4 मिनट का आज की इस वीडियो का, वो मैं इसी पॉइंट के ऊपर ही जो है आप की बात के ऊपर ही, डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक अब्यूज के ऊपर ही हम बात करते हैं। सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करना होगा कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस जो है या डोमेस्टिक अब्यूज जो है ये होता क्या है। कोई भी शख्स जो है वो अगर स्पाउस वीजा के ऊपर है, डिपेंडेंट वीजा के ऊपर है, पहले कानून था कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है किसी ब्रिटिश के साथ या किसी यूरोपियन के साथ मैरिज में हैं, तो तब अगर आप इस तरह के विक्टिम बनते हैं, आप लड़ाई झगड़े का शिकार हैं, चाहे वो फाइनेंशियली विक्टिम हैं आप, चाहे वो मार कुटाई का शिकार हैं आप, चाहे फिजिकल जो है वायलेंस का शिकार हैं आप। उसमें ये है कि एक आप अगर अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, आप का खामद या आपकी वाइफ जो है वो आपको मारते हैं, पीटते हैं, आपको आपका राइट जो है वो नहीं दे रहे, इसमें बहुत इसकी लंबी चौड़ी डिटेल्स आ जाती है। जैसे आपने लिखा कि इसमें एविडेंस जो है वो क्या होती है। एविडेंस इसमें इस तरह की होती है कि क्या आप फाइनेंशियली जो है वो आपको आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड जो है वो अब्यूज कर रहा है, आपका बैंक अकाउंट जो है वो उनके कब्जा में है, वो जब चाहे उसमें से जो है वो ATM कार्ड यूज करें या वो कार्ड को यूज कर सकते हैं और वो कंट्रोल उनके पास है, आपके पास एक्सेस नहीं है। क्या आपकी जो सैलरी आ रही है वो जो आपका जो सैलरी है वो डायरेक्ट उनके कंट्रोल में है, वो उनके पास आ रही है। क्या वो आपको अपने माँ बाप से, बहन भाइयों से मिलने में पाबंदी लगाते हैं? क्या वो आपको ये कहते हैं कि जी कि तेरा माँ या प्यो दा किसी का कॉल ना आवे तो उन्होंने नहीं मिल सकती? इस तरह की जो सारी चीज़ें जो होती हैं वो टेक्निकली तौर पे वो वायलेंस में आ जाती हैं। वायलेंस कई मरतबा मैंने पहले भी कहा है कि वायलेंस इज नॉट ओनली कुसुन, मुक्की, चपेड़, थप्पड़ मार देना, अगले दे वालों ਨੂੰ खिच देना, यही या किसी ਨੂੰ चपेड़ मार के कहना जा हुन दफा हो जा, तू घर से अज सौ नहीं सकता, बेचारे ਨੂੰ बाहर सारी रात कटना। उसके पास जो है वो एविडेंस नहीं है कि जी वो कैसे साबित करेगा कि मैं सारी रात जो है वो मैं बाहर बैठा रहा या मैं दरवाजे से मैं कटी। उसमें टेक्निकली तौर पे ये तमाम चीज़ों की एविडेंस जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अपने एविडेंस को एक होता है जो आप एविडेंस को खुद से बनाते हैं, वो इलीगल है, दैट्स अ क्राइम। वो फॉल्स इंफॉर्मेशन देना होम ऑफिस को उल्टा आपके गले पड़ सकता है। लेकिन ये इस तरह के जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं, बहुत से लोग, मैं ये समझता हूं कि वो उसमें एक तो वो उनके ज़हन में होता है कि हम पैसे ना खर्च करें। जब आप फीस नहीं खर्च करेंगे, पैसे नहीं खर्च करेंगे, सस्ते के चक्कर में पड़ेंगे, तो उसमें ऑब्वियसली कौन आपके ऊपर टाइम स्पेंड करेगा। अगर कोई वकील आपके ऊपर टाइम एक्स्ट्रा अपना स्पेंड करेगा, अपने टाइम से एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आपके ऊपर करेगा, तो डेफिनेटली वो अपनी फीस जो है वो भी नॉर्मल से ज़्यादा चार्ज करेगा, क्योंकि उसने आपको गाइड करना है, आपसे मुलाकातें करनी है। अगर किसी की कंसल्टेशन फीस है, लेट्स से मेरी अगर 80 पाउंड जो है मैं कंसल्टेशन फीस है, तो शायद वो अब आपके ज़हन में लालच हो कि जी मैं अब एक ही सेशन में जो है मैं अगले का 4 घंटे खा लूँ और मैं उसी में अंडरस्टैंड कर जाऊँ सारा। वो उसमें मैं मुझे तो माइंड नहीं होगा, मैं कहूँगा जी ये आज ही सारा कुछ मेरा दिमाग कट के अपने में डालना चाह रहा है। लेकिन वो आपको नुकसान होगा।
शायद इस तरह के केसेस में ये है कि पहले बेसिक आपको जो है वो लेनी चाहिए, गाइडलाइन लेनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए, फिर उसके बाद सोचिए, फिर पॉइंट्स बनाइए, सेकंड अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, थर्ड अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। ये आपके फ्यूचर का मैटर होता है। बहुत से लोग जो हैं मैंने देखा है कि वो अपनी ग्रीड करते हुए, लालच करते हुए अपने केस का खुद से सत्यानाश कर देते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि ये जो लीगल एड के लॉयर्स जो हैं या एडवाइस सेंटर्स वाले जो हैं या फ्री कंसल्टेशन वाले जो हैं वो कम्पिटेंट हैं, या वो बहुत से लोग ऐसे वो भी बहुत कम्पिटेंट होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है फ्री एडवाइस सेंटर वाले। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो पेड लॉयर हैं, मतलब मेरे पास अगर टाइम नहीं है क्लाइंट से फीस लेके करने को, तो मैं मतलब जिन लोगों से मैंने फीस ली होती है मैं उनको टाइम प्रॉपर नहीं दे पाता हूं अपने बिजी शेड्यूल की वजह से। तो मैं फ्री इंफॉर्मेशन जो है वो मैं कहां से दूंगा, या मैं फ्री लोगों को कैसे मिल सकता हूं। सो दैट्स मीन कि अगर कोई फ्री कंसल्टेशन दे रहा है, मे बी उसने सवाब अल्लाह से लेना हो, इस वजह से दे रहा है। मैं तो फ्री में सब यहाँ पे वीडियो ही दे सकता हूँ। क्या आपके फाइनेंस को आपका हस्बैंड वाइफ यूज कर रहे हैं? क्या उनके पास पूरा कंट्रोल है? क्या उन्होंने आपको थप्पड़ मारा? क्या आपके पास निशान है? क्या आपके नेबर्स में जो कोई आपका विटनेस है? क्या आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई आपका विटनेस है? बहुत से एलिमेंट्स जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। कितना साल हो गए आपको यूके में आए हुए? आपको 2 साल हो गए, आपको उन्होंने ट्रैवल की इजाजत नहीं दी। वो उन्होंने आपको कहा कि नहीं जी नहीं, तुम ब्याह करके थे आ गई, तो अपने बैक होम कंट्री नहीं जा सकती। 2 साल से अगर उसने ट्रैवल ही नहीं किया हुआ, इसको साबित करना तो मुश्किल होगा इस सेंस में कि जी कि नहीं जी वो उसने अपनी खुशी से ट्रैवल नहीं किया। लेकिन अगर आप साबित करना चाहें तो कर भी सकती हैं कि भाई क्यों नहीं कर सकते लोग। मेरी फलां रिश्तेदार वो साल में 2 मरतबा जो है वो बैक होम चक्कर लगा के, मैंने उसे 2 मरतबा टिकट मांगी है, ये मुझे टिकट नहीं दे रहा। टेक्निकली तौर पे ये दिमाग इस चीज को मानने को आता है कि हो सकता है कि जो उसके हस्बैंड ने जो है उसको फाइनेंशियली तौर पे कंट्रोल किया हुआ। घर में हीटिंग का बंद कर देना, नहीं तुम 2 घंटे चला सकती हो, 2 घंटे रात को चला सकती हो, दिन में जो है तुमने हीटिंग को बंद रखना है। ये बल्कि मैं एक मतलब एक केस पे मैं काम कर रहा था, उसमें वो मुझे भी नहीं पता था, मैं इतने सालों से यूके में हूँ, मुझे भी नहीं पता था कि ये जो इलेक्ट्रिक है या ये जो बिजली का सिस्टम है, बिजली के बिल्स वगैरह, ये रात के टाइम अगर इतने बजे के बाद अगर मशीन चलाई जाए तो उसका बिल जो है वो कम आते हैं। डे टाइम पे आप यूज करेंगे तो यूनिट जो है ਅਸੀਂ ਤੇ इंडिया पाकिस्तान जी सुनते आए सब पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ कि जी के उत्थे यूनिट ज्यादा होंगे ने तो बिजली का बिल ज्यादा आता। वो उनकी वजह से मुझे पता चला कि भाई इतने से इतने बजे तक अगर आप चलाएंगे मशीन या बाकी चीज़ें तो यूनिट आपके ज़्यादा गिरेंगे। टेक्निकली तौर पे ये भी डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाता है। अच्छा, एक तो अब चेंजेस ये इस ईयर से ये आ चुकी हुई हैं। अगर कोई स्टूडेंट है और या अगर कोई केयर होम के वीजा पे है, या अगर कोई स्किल्ड वर्कर वीजा पे है, या आप किसी भी और वीजा पे है, पहले ये होता था कि सिर्फ आप स्पाउस वीजा पे होते थे ब्रिटिश के साथ या ILR होल्डर के साथ। अभी अगर नए कानून के साथ आप किसी के भी डिपेंडेंट हैं और आप अगर डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम हैं, आपके साथ ज्यादती हो रही है, तो आपके पास लीगल राइट है कि आप अपनी DV की एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर सकते हैं। लेकिन इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड केस कि जी कि आप इजीली उन्हें कहें कि जी के मैंने अक्सर देखा है लोगों के पास ओनली 2 एविडेंस होती है। नंबर 1, मैंने रात को नींद नहीं आती जी, और नींद तो वैसे ही नहीं आती। आप जो है यहाँ पे डिप्रेशन इस कंट्री में इतना है, तो फिर वो डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको वो 1-2 टैबलेट लिख देते हैं, एंग्जाइटी की है और डिप्रेशन की है। वो भाईजान डिप्रेशन तो वैसे ही तो हर बंदे को, हर बंदा एम ही बैठे है जड़ा ना, वो एम ही हवा के नाल लड़ रहे होंगे। कई बंदे ना एम ही बैठे बैठे लड़ी जा रहे होते हैं, ना काम ना काज लड़ी जाने साथ। दैट्स ओनली, ये जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन है, सिर्फ उसकी एक आध गोली जो है वो आपके लिए काम नहीं करती। या उसके बाद आप कहना जी कि मैंने पुलिस को कॉल की है कुछ, इसमें बहुत सी एविडेंस जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। क्या आपने किसी अदारों से आपने हेल्प ली? क्या आपके अगर बच्चे इन्वॉल्व हैं उसमें, तो क्या आपका सोशल वर्कर्स जो है वो उसमें इन्वॉल्व है? आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, और DV के ऊपर मैं फिर किसी दिन फिर तफसील में मैं बात करूंगा। और दुआ में याद रखा करें, मुझसे मिलना चाहती हूँ, यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन अपॉइंटमेंट बना के आया करें। वॉक इन क्लाइंट्स को हम लोग नहीं देखते हैं, और फ़ोन अपॉइंटमेंट के और ऑफिस अपॉइंटमेंट के फीस चार्ज करते हैं। कल किसी दोस्त का यहाँ पे मैसेज था, तुसी फीस के अलावा भी गल कर लिया करो। फीस के अलावा और मैं की तुहाडे नाल गल करा? मैं तुहाडे नाल कोई अपना तुसीं मेरे लंगोटिए याद हो कि मैं तुहाडे नाल गप्पां लानियां ने?
गप्पें ये गप्पें ही होती हैं साथ साथ भाई साहब, ये बिजनेस भी होता है और गप्पें भी होती हैं। होर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ। ਦੁਆਨ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਫॉर नाउ।